चैप्टर 7 सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम। विषय वस्तु परिचय, समूह की प्रकृति एवं इसका निर्माण। समूह क्या है? उपरोक्त परिचय का खंड हमारे जीवन में समूह के महत्व को स्पष्ट करता है। एक प्रश्न जो मन में आता है वह यह है कि समूह जैसे आपका परिवार, कक्षा तथा वह समूह जिसके साथ आप खेलते हैं, अर्थात क्रीड़ा समूह, किस प्रकार से व्यक्तियों के दूसरे प्रकार के समुच्चय से भिन्न है। उदाहरण के लिए वे लोग जो आपके विद्यालय के एक समारोह में क्रिकेट का खेल खेलने देखने के लिए एकत्रित हुए हैं, वे सभी एक स्थान पर उपस्थित हैं, परंतु वे अन्योन्याश्रित या परस्पर निर्भर नहीं हैं। उनकी कोई परिभाषित भूमिका, हैसियत या स्थिति एवं एक दूसरे से प्रत्याशाएं नहीं होती हैं, परंतु अपने परिवार, कक्षा एवं क्रीड़ा समूह के संदर्भ में आप यह अनुभव करेंगे कि वहाँ पर पारस्परिक निर्भरता होती है, सभी सदस्यों की भूमिका होती है, हैसियत या स्थिति विभिन्नताएं होती हैं और एक दूसरे से प्रत्याशाएं भी होती हैं। अतः आपका परिवार, कक्षा एवं क्रीड़ा समूह के उदाहरण हैं और व्यक्तियों के दूसरे प्रकार के समुच्चय से भिन्न है। एक समूह को ऐसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं एवं परस्पर निर्भर होते हैं, जिनकी एक जैसी अभिप्रेरणाएं होती हैं। सदस्यों के बीच निर्धारित भूमिका संबंध होता है और सदस्यों के व्यवहार को नियमित या नियंत्रित करने के लिए प्रतिमान या मानक होते हैं। समूह की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होती हैं। यह दो या दो से अधिक व्यक्ति हो जो स्वयं को समूह से संबंध समझते हैं कि एक सामाजिक इकाई है। समूह की यह विशेषता एक समूह को दूसरे से पृथक करने में सहायता करती है और समूह को अपनी एक अलग अनन्यता या पहचान प्रदान करती है। यह ऐसे व्यक्तियों का एक समुच्चय होता है जिसमें सभी एक जैसी अभिप्रेरणाएं एवं लक्ष्य होते हैं। समूह निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने या समूह को किसी खतरे से दूर करने के लिए कार्य करते हैं। यह ऐसे व्यक्तियों का एक समुच्चय होता है जो परस्पर निर्भर होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य दूसरे के लिए कुछ परिणाम उत्पन्न कर सकता है। कल्पना करें कि क्रिकेट के खेल में एक खिलाड़ी कोई महत्वपूर्ण कैच छोड़ देता है तो इसका प्रभाव संपूर्ण टीम पर पड़ेगा। वे लोग जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि अपने संयुक्त संबंध के आधार पर कर रहे हैं, वे एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। यह ऐसे व्यक्तियों का एकत्रीकरण या समूहन है जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया करते हैं। यह ऐसे व्यक्तियों का एक समुच्चय होता है जिनकी अंतःक्रियाएं निर्धारित भूमिकाओं और प्रतिमानों के द्वारा संरचित होती हैं। इसका आशय यह हुआ है कि जब समूह के सदस्य एकत्रित होते हैं या मिलते हैं तो समूह के सदस्य हर बार एक ही तरह के कार्यों का निष्पादन करते हैं और समूह के सदस्य समूह के प्रतिमानों का पालन करते हैं। प्रतिमान हमें यह बताते हैं कि समूह में हम लोगों को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और प्रतिमान समूह के सदस्यों से अपेक्षित व्यवहार को निर्धारित करते हैं। समूह को व्यक्तियों के एकत्रीकरण या समूहन के दूसरे प्रकारों से विभेदित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भीड़, क्राउड में व्यक्तियों का एक समूह या समूहन या एकत्रीकरण है जिसमें लोग एक स्थान से दूसरे या स्थिति में संयोगवश उपस्थित रहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं और कोई दुर्घटना घटित हो जाती है। शीघ्र ही बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्र हो जाते हैं। यह भीड़ का एक उदाहरण है। भीड़ में तो न कोई संरचना होती है और न ही आत्मीयता की भावना होती है। भीड़ में लोगों का व्यवहार अविवेकी होता है और सदस्यों के बीच परस्पर निर्भरता भी नहीं होती। टीम या दल, टीम समूह के विशेष प्रकार होते हैं। दल के सदस्यों में प्राय एक पूरक कौशल और वे एक समान लक्ष्यों या उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। सदस्य अपने क्रियाकलापों के लिए परस्पर उत्तरदायी होते हैं। दलों में सदस्यों के समन्वित प्रयासों के द्वारा एक सकारात्मक सक्रिया प्राप्त की जाती है। समूहों और दलों के बीच निम्न मुख्य अंतर हैं। समूह में सदस्यों के व्यक्तिगत योगदानों पर निष्पादन आश्रित रहता है। दल में व्यक्तिगत योगदान एवं दल कार्य या टीम कार्य दोनों ही महत्व रखते हैं। चित्र अ, चित्र ब। दोनों चित्रों को देखिए। फुटबॉल टीम है चित्र अ और जिनमें सदस्य एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, उनकी भूमिकाएं होती हैं और लक्ष्य होते हैं। ब में फुटबॉल मैच देखकर दर्शकगण को प्रदर्शित करता है। ऐसे व्यक्तियों का मात्र एक एकत्रीकरण जो किसी संयोगवश
संभव है फुटबॉल में उनकी अभिरुचि के कारण एक ही स्थान पर एक ही समय पर उपस्थित हैं। समूह में नेता या समूह का मुखिया कार्य की जिम्मेदारी संभालता है, जबकि दल में यद्यपि एक नेता होता है, फिर भी सभी सदस्य स्वयं पर ही जिम्मेदारी लेते हैं। दर्शक गण या श्रोता ऑडियंस भी व्यक्तियों का एक समुच्चय होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य जैसे क्रिकेट मैच या चलचित्र देखने के लिए एकत्र होते हैं। दर्शकगण सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं, लेकिन कभी-कभी वे आवेश में आकर उत्तेजित जनसमूह या असंयत भीड़ का रूप ले लेते हैं। असंयत भीड़ से प्रयोजन का एक सुस्पष्ट बोध रहता है कि लोगों के अवधान में ध्रुवीकरण पाया जाता है और लोगों की क्रियाएं एक ही दिशा में अग्रसर होती हैं। असंयत भीड़ से विचारों और व्यवहारों में समझातीयता या समरूपता के साथ ही साथ आवेगशीलता की विशेषता पाई जाती है। व्यक्ति क्यों समूह में सम्मिलित होते हैं? आप सभी अपने परिवार, कक्षा और उस समूह के सदस्य हैं जिनके साथ आप अंतःक्रिया करते हैं या खेलते हैं। इसी प्रकार किसी विशेष समय पर अन्य व्यक्ति भी अनेकों समूह के सदस्य होते हैं। अलग अलग समूह भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं और इसलिए हम एक साथ अनेक समूहों के सदस्य होते हैं। यह कभी कभी हम लोगों के लिए एक दबाव उत्पन्न करता है, क्योंकि समूहों की प्रतिस्पर्धी प्रत्याशाएं और मांगें हो सकती हैं। अधिकांश स्थितियों में हम ऐसी प्रतिस्पर्धा, मांगों और प्रत्याशाओं को प्रबंधित करने में सक्षम होते हैं। जो लोग समूह में इसलिए सम्मिलित होते हैं क्योंकि ऐसे समूह अनेक आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। सामान्यतः लोग निम्न कारणों से समूह में सम्मिलित होते हैं। सुरक्षा, जब हम अकेले होते हैं तो असुरक्षित अनुभव करते हैं। समूह इस असुरक्षा को कम करता है। व्यक्तियों के साथ रहना आराम की अनुभूति और संरक्षण प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप लोग स्वयं को अधिक शक्तिशाली महसूस करते हैं और खतरों की संभावना कम हो जाती है। प्रतिष्ठा या हैसियत, जब हम किसी ऐसे समूह के सदस्य होते हैं जो दूसरे लोगों द्वारा महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो हम सम्मानित महसूस करते हैं तथा शक्ति बोध का अनुभव करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका विद्यालय किसी अंतर विद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन जाता है, तो आप गर्व का अनुभव करते हैं और आप स्वयं को दूसरे से बेहतर समझते हैं। आत्मसम्मान, समूह आत्म अर्थ की अनुभूति देता है और एक सकारात्मक सामाजिक अनन्यता स्थापित करता है। एक प्रतिष्ठित समूह का सदस्य होना व्यक्ति की आत्मधारणा या आत्मसंप्रत्यय को बढ़ावा देता है। व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, समूह व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, जैसे समूह के द्वारा आत्मीयता भावना, ध्यान देना और पाना, प्रेम तथा शक्तिबोध का अनुभव प्राप्त करता है। लक्ष्य प्राप्ति, समूह ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है जिन्हें व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। बहुमत में शक्ति होती है। ज्ञान और जानकारी या सूचना प्रदान करना, समूह सदस्यता हमें ज्ञान और जानकारी प्रदान करती है, हमारे दृष्टिकोण को विस्तृत करती है। संभव है कि व्यक्तिगत रूप से हम सभी वांछित जानकारियों या सूचनाओं को प्राप्त न कर सके। समूह इस प्रकार की जानकारी और ज्ञान की कमी को पूरा करता है। समूह का निर्माण, इस खंड में हम देखेंगे कि समूह का निर्माण किस प्रकार होता है या समूह किस प्रकार से बनते हैं। समूह निर्माण का आधार व्यक्तियों के बीच संपर्क और अंतःक्रिया है। यह अंतःक्रिया निम्नलिखित दशाओं से सुकर या सुगम हो सकती है। सानिध्य, अपने मित्र समूह के बारे में जरा विचार करिए। यदि आप एक ही कॉलोनी में नहीं रहते हैं, एक ही विद्यालय में नहीं जाते हैं, एक ही खेल मैदान में नहीं खेलते, तो क्या आप किसी के मित्र होते? संभवतः आपका उत्तर होगा नहीं। एक ही व्यक्तियों के समूह से पुनरावृत्त अंतःक्रिया हम लोगों को उन्हें समझने एवं उनकी अभिरुचियों एवं अभिवृत्तियों को जानने का अवसर प्रदान करती है। एक समान अभिरुचि, अभिवृत्ति तथा पृष्ठभूमि समूह के सदस्यों के प्रति आपकी पसंद मुख्य निर्धारक है। समानता, किसी के साथ कुछ समय तक रहने पर हमें उसकी समानताओं के मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है, जो समूह के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। हम ऐसे लोगों को क्यों पसंद करते हैं जो हमारी तरह या हमारे समान होते हैं? मनोवैज्ञानिकों ने इसके लिए अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। एक व्याख्या यह है कि व्यक्ति संगति पसंद करता है और ऐसे संबंधों को पसंद करता है जो संगत हो। जब दो व्यक्ति एक जैसे होते हैं तो वहाँ संगति होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, आप फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं और आपकी कक्षा के अन्य छात्र को भी फुटबॉल का खेल प्रिय है। इस स्थिति में आप दोनों की अभिरुचियां मेल खाती हैं। आप दोनों के मित्र बन जाने की संभावना उच्च है। मनोवैज्ञानिकों ने जो दूसरी व्याख्या प्रस्तुत की है वह यह है कि जब हम अपने जैसे व्यक्तियों से मिलते हैं तो हमारे मत और मूल्यों को प्रबलित करते हैं और उन्हें वैधता या मान्यता प्रदान करते हैं। हमें अनुभव होता है कि हम सही हैं और हम उन्हें पसंद करने लगते हैं। मान लीजिए कि आप इस मत के हैं कि बहुत अधिक टेलीविज़न देखना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत अधिक हिंसा को दिखाया जाता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिनका मत आपके समान होता है। इससे आपके मत को मान्यता मिलती है और आप उस मत व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं जो आपके मत को मान्यता प्रदान करने में सहायक था। समान अभिप्रेरक एवं लक्ष्य, जब लोगों के अभिप्रेरक एवं लक्ष्य समान होते हैं तो वे एक साथ मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं
जो उनके लक्ष्य प्राप्ति को सुकर बनाता है। मान लीजिए कि आप मलिन बस्ती के उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जो विद्यालय जाने में सक्षम नहीं हैं। यह कार्य आप अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास आपके स्वयं के अध्ययन का काम एवं गृह कार्य होता है। इसलिए आप समान रुचि के मित्रों के साथ एक समूह का निर्माण करते हैं और ऐसे बच्चों का अध्यापन या शिक्षण प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार आप वह करने में सक्षम हो जाते हैं जो आप अकेले नहीं कर पाते हैं। समूह निर्माण की अवस्थाएं। याद रखें कि जीवन में अन्य चीज़ों की तरह समूह का विकास होता है। जिस क्षण आप लोगों के संपर्क में आते हैं उसी समय आप समूह के सदस्य नहीं बन जाते। समूह सामान्यतः निर्माण, द्वंद्व, स्थायीकरण, निष्पादन और निष्कासन, अस्वीकरण की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। टकमैन ने बताया कि समूह 5 विकासात्मक अनुक्रमों से गुजरता है। यह 5 अनुक्रम है: निर्माण या आकृतिकरण, विप्लवन या झंझावत, प्रतिमान या मानक निर्माण, निष्पादन एवं समापन। जब समूह के सदस्य पहली बार मिलते हैं तो समूह लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में अत्यधिक अनिश्चितता होती है। लोग एक दूसरे को जानने का प्रयत्न करते हैं और यह मूल्यांकन करते हैं कि क्या वे समूह के लिए उपयुक्त रहेंगे, या उत्तेजना के साथ भय भी होता है। इस अवस्था को निर्माण या आकृतिकरण की अवस्था, फॉर्मिंग स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था के बाद अंतः समूह द्वंद्व की अवस्था होती है, जिसे विप्लवन, झंझावट, स्टॉर्मिंग की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में समूह के सदस्य के बीच इस बात को लेकर द्वंद्व चलता रहता है कि समूह के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, कौन सा समूह उसके संसाधनों को नियंत्रित करने वाला है और क्या कार्य निष्पादित करने वाला है। इस अवस्था के संपन्न होने के बाद समूह में नेतृत्व करने का एक प्रकार का पदानुक्रम विकसित हो जाता है और समूह के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है इसके लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण होता है। विप्लव या झंझावत की अवस्था के बाद एक दूसरी अवस्था आती है जिसे प्रतिमान या मानक निर्माण, नॉर्मिंग की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवधि में समूह के सदस्य समूह व्यवहार से संबंधित मानक विकसित करते हैं या एक सकारात्मक समूह अनन्यता के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। चतुर्थ अवस्था निष्पादन, परफॉर्मिंग की होती है। इस अवस्था तक समूह की संरचना विकसित हो चुकी होती है और समूह के सदस्य इसे स्वीकृत कर लेते हैं। समूह लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में समूह अग्रसर होता है। कुछ समूहों के लिए यह समूह विकास की अंतिम अवस्था हो सकती है तथा कुछ समूहों के लिए, जैसे विद्यालय समारोह के लिए आयोजन समिति के संदर्भ में, एक अन्य अवस्था हो सकती है जिसे समापन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में जब समूह का कार्य पूरा हो जाता है तब समूह भंग किया जाता है। फिर यह बताना आवश्यक है कि सभी समूह हमेशा ऐसे व्यवस्थित ढंग से एक के बाद दूसरी अवस्था में अग्रसर नहीं होते। कभी कभी एक साथ एक ही समय अनेक अवस्थाएं चलती रहती हैं। जब दूसरी स्थितियों में समूह विभिन्न अवस्थाओं के मध्य आगे पीछे चलता रहता है तो कुछ अवस्थाओं को छोड़ते हुए आगे बढ़ सकता है। समूह निर्माण की प्रक्रिया की अवधि में समूह एक संरचना भी विकसित करता है। हमें याद रखना चाहिए कि समूह संरचना, ग्रुप स्ट्रक्चर, तब विकसित होता है जब सदस्य परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। समय के साथ यह पारस्परिक अंतःक्रिया निष्पादित किए जाने वाले कार्य के वितरण, सदस्यों के निर्दिष्ट उत्तरदायित्व और सदस्यों के प्रति प्रतिष्ठा या सापेक्ष स्थिति में एक नियमितता प्रदर्शित करते हैं। समूह रचना के 4 मुख्य घटक। भूमिकाएं सामाजिक रूप से परिभाषित अपेक्षाएं होती हैं जिन्हें दी हुई स्थितियों में पूर्ण करने की अपेक्षा व्यक्तियों से की जाती है। भूमिकाएं वैसे विशिष्ट व्यवहार को इंगित करती हैं जो व्यक्ति को दिए गए सामाजिक संदर्भ में चित्रित करती हैं। आपकी एक पुत्र या पुत्री की भूमिका है। इस भूमिका के साथ कुछ निश्चित भूमिका प्रत्याशाएं, अर्थात किसी विशिष्ट भूमिका में किसी व्यक्ति से अपेक्षित व्यवहार भूमिका प्रत्याशा में निहित होता है। एक पुत्र या पुत्री के रूप में आपसे अपेक्षा या आशा की जाती है कि आप बड़ों का आदर करें, उनकी बातों को सुने और अध्ययन के प्रति जिम्मेदार रहें। प्रतिमान या मानक समूह के सदस्यों द्वारा स्थापित, समर्थित या प्रवर्तित व्यवहार एवं विश्वासों अपेक्षित मानदंड होते हैं। इन्हें समूह के अकथनीय नियम के रूप में माना जा सकता है। आपके परिवार नियम के रूप में माना जा सकता है जो परिवार के सदस्यों के व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। उन मानकों को संसार समझने के साझा तरीके रूप में देखा जा सकता है। हैसियत, प्रतिष्ठा समूह के सदस्यों को अन्य सदस्यों द्वारा दी जाने वाली सापेक्ष स्थिति को बताती है। यह सापेक्ष स्थिति प्रतिष्ठा तो प्रदत्त आरोपित संभव है, यह एक व्यक्ति की वरिष्ठता के कारण दिया जाता है या फिर साधित या उपार्जित। व्यक्ति ने विशेषज्ञता या कठिन परिश्रम के कारण हैसियत या प्रतिष्ठा को अर्जित किया है। इस समूह से जुड़ी प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए हम सभी समूह के सदस्य बनना चाहते हैं जो प्रतिष्ठा में उच्च स्थान रखते हो या अनुकूल दृष्टि रखते हो। संसक्ता, कोहेसिवनेस समूह सदस्यों के बीच एकता, बद्धता और परस्पर आकर्षण को इंगित करती है। जैसे समूह अधिक संसक्त होता है, समूह के सदस्य एक सामाजिक इकाई के रूप में विचार, अनुभव करते हैं एवं कार्य करना प्रारंभ करते हैं और पृथक्कृत व्यक्तियों के समान काम
उच्च सशक्त समूह के सदस्यों में निम्न सशक्त समूह सदस्यों की तुलना में समूह बने रहते हैं, तीव्र इच्छा होती है। संसक्ता दल निष्ठा वयम भावना समूह की आत्मीयता की भावना को प्रदर्शित करते हैं। एक समूह को छोड़ना एक सशक्त समूह की सदस्यता प्राप्त करना कठिन होता है। हालांकि कभी कभी सशक्ता समूह के हित भी हो सकती है। मनोवैज्ञानिकों ने समूह चिंतन के गोचर की खोज की है, जो अत्यधिक सशक्ता की एक परिणति है।